आज के इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो माइग्रेन है। माइग्रेन वर्ल्ड की 6th मोस्ट कॉमन डिजीज़ है और इसमें वर्ल्ड वाइड 18% फीमेल और 9% मेल इसे सफ़र करते हैं। जब आप इस बीमारी की क्यूरेबिलिटी के बारे में गूगल करेंगे इज़ माइग्रेन क्यूरेबल, देन आपको ये जवाब मिलेगा। कि इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन एज ए होम्योपैथिक फिजिशियन मैं आपसे बताना चाहूँगा कुछ स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन और एक अच्छे होम्योपैथिक कंसल्टेशन के थ्रू जब आप इस बीमारी के इलाज के लिए प्रोसीड करते हैं तो इसके क्यूरेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यदि मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में माइग्रेन ठीक होता है। माइग्रेन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है और इसके ढेर सारे ट्रिगर फैक्टर या प्रेसिपिटेटिंग कॉज होते हैं। जिनमें जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होता है उनमें ये ज़्यादा होता है। आज आपको इस वीडियो में मैं माइग्रेन के कारण, उसके ट्रिगरिंग फैक्टर, उसके साइन और सिम्टम, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और इसके परमानेंट क्यूरेबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से और किन उपायों को करके आप माइग्रेन से कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और यदि आपको अच्छा लगे तो इसे बाकी लोगों को फॉरवर्ड करें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह निरामया होम्योपैथिक अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। माइग्रेन के इलाज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये समझना होता है, या फिर मैं अपने मरीजों से भी ये बात बोलता हूँ कि क्या आप ठीक होना चाहते हैं। दैट्स मीन कि केवल आप ये चाहें कि मेडिकेशन के थ्रू आप ठीक हो जाएंगे, इट्स नेवर पॉसिबल। मेडिकेशन आपको हेल्प तो कर देगा, आपके पेन को मिनिमाइज कर देगा, आपको कंफर्ट की कंडीशन में ला देगा, लेकिन जो इसके पैरोक्सिस्मल एपिसोड्स होते हैं यदि आप उससे बचना चाहते हैं और इसे कम्प्लीटली ठीक करना चाहते हैं तो नो डाउट एक प्रॉपर होम्योपैथिक कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो श्योरली आप इस बीमारी से कम्प्लीटली ठीक हो सकते हैं। माइग्रेन ठीक होता है, हमेशा के लिए ठीक होता है। हाँ, कुछ केसेस में नहीं सही होता है और 100% कहीं भी केसेस ठीक नहीं होते हैं। के इलाज में होम्योपैथिक कंसल्टेशन या होम्योपैथिक मेडिकेशन के लिए मैं इसलिए आपको ज़्यादा स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन एक सेफ़र साइड के ड्रग्स है और हम कोई भी ऐसी दवा आपको नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पेशेंट की टेस्टिमनी भी दिखाऊंगा जिससे आपको ये लगे कि होम्योपैथी से माइग्रेन कितना ईजिली सही हो जाता है। कुछ पेशेंट्स के रिव्यूज़ भी मैं आपको दिखाऊँगा ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि होम्योपैथी में माइग्रेन ठीक होता है। रही बात ये कि इसे कॉम्प्लेक्स होने से बचाइए और इसे ठीक करने में आप अपने खुद की हेल्प करिए। हमारे इस चैनल में वीडियो बनाने का जो मेन मोटो होता है वो ये होता है, हम एक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जिसका मेन मोटो होता है बोलिए वही जो करते हो आप सही। यूट्यूब पे जब हम लोग कोई ऐसा वीडियो अपलोड करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उसे देखती है। नो डाउट होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम एक सिम्टोमेटिक बेस का मेडिसिन सिस्टम है, इसलिए माइग्रेन के एक पर्टिकुलर केस में भी होम्योपैथिक दवाइयाँ अलग अलग हो सकती हैं। तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरत है टोटलिटी बेस की मेडिसिन के बारे में समझने के लिए और उसके लिए कंप्लीट साइन और सिम्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो में आपको 2 कॉमन दवाइयाँ तो बता सकता हूँ जिससे आप लेके माइग्रेन के अपने एपिसोड्स को सेटल कर सकते हैं। नो डाउट वो दवाइयाँ आपको रिलीफ भी देंगी, लेकिन यदि आप इस बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टोटलिटी बेस होम्योपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होगी और वही आपको इस प्रॉब्लम से परमानेंट छुटकारा दिला सकती है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और हम इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। हमने अभी आपको बताया कि ये वर्ल्ड की 6th मोस्ट कॉमन डिजीज़ है और माइग्रेन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रोवोक करते हैं।
इस बीमारी में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी देखा गया है। जिन लोगों के क्लोज रिलेशन में माइग्रेन प्रेसिपिटेट करता है उन लोगों की फैमिली में ये रन करता रहता है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी माइग्रेन के लिए एक कॉज होता है। ट्रिगर फैक्टर की हम बात करें तो ट्रिगर फैक्टर ढेर सारे हो सकते हैं। जैसे फिजिकल ट्रिगर की बात करेंगे तो थकान हो सकती है, फिजिकल एक्सर्शन हो सकता है, आपकी प्रॉपर नींद न लेने के कारण भी ये ट्रिगर हो सकता है। लाउडर म्यूज़िक हमेशा माइग्रेन के पेन को प्रेसिपिटेट करता है, यानी कि लाउडर म्यूज़िक एक प्रेसिपिटेटिंग कॉज हो सकता है माइग्रेन के लिए। तो ढेर सारे ऐसे फिज़िकल कॉज हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डाइटरी कॉज की यदि आप बात करेंगे तो उसमें वाटर का इंटेक कम करने से भी ये हो सकता है, डिहाइड्रेशन, यहाँ तक कि सिट्रस फूड ज़्यादा कंज्यूम करने से भी ये ट्रिगर करता है, अल्कोहल यूज़ करने से भी ये ट्रिगर कर सकता है, और ढेर सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके यूज़ करने से ये ट्रिगर कर जाता है। तो ये इसके कुछ डाइटरी कॉज हो गए। तो इमोशनल ट्रिगर में मेंटल एक्सर्शन हो सकता है, किसी से आपका विवाद चल रहा हो वो हो सकता है, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो डीपली, ये भी दिक्कत हो सकती है। यदि आप डिप्रेशन में हैं तो भी ये प्रेसिपिटेट कर सकता है। यदि आपकी बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग चल रही है और कॉन्टीन्यूअस थिंकिंग, आपके दिमाग में परसिस्टेंट थॉट चल रहे हैं, ये भी एक कॉज हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी इमोशनल कॉज विच कैन प्रेसिपिटेट द माइग्रेन एपिसोड्स। केसेस में जो मैंने मेजर कॉज ऑफ द माइग्रेन एपिसोड देखे हैं उसमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे जो कि जब भी हम किसी की केस हिस्ट्री लेते हैं तो मैं पीरियड के टर्म में उसको कोरिलेट करता हूँ, जैसे बिफोर द पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड एंड आफ्टर द पीरियड। तो मैंने ये देखा है कि ये हमारे लिए 3 डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हमें माइग्रेन की जो मिनिमम दवा होती है उसे सेलेक्ट करने में काफ़ी फ़ायदा होता है, या फिर हम उससे मोस्ट मिनिमम दवा को सेलेक्ट कर सकते हैं। के एपिसोड पैरोक्सिस्मल होते हैं, यानी कि जब भी कभी ये स्टार्ट होते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम बिन के लिए ये स्टार्टिंग में स्लोली, कई केसेस में सडनली भी शूट करते हैं, सडनली अपने पीक पे जाएंगे, पीक से फिर ये धीरे धीरे करके डिग्रेड करते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, जो हमारा दिमाग है वो प्योर अल्फ़ा ग्लूकोज कंज्यूम करता है। यदि एनी फॉर्म ये अल्फ़ा ग्लूकोज की डिफिशियंसी हो जाए, या फिर आप ट्रिगर फैक्टर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बात समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। रात में किसी ने खाना खाया और मॉर्निंग में उससे ज़्यादा टाइम हो गया नेक्स्ट डाइट लेने में, यानी प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग हो गई। आजकल की डेट में लोग ढेर सारे डाइटरी प्लान को फॉलो कर रहे हैं और सबको फिट होना है, तो ढेर सारे लोग अपने स्ट्रिक्ट डाइट प्रिकॉशंस पे हैं। ऐसे कंडीशन में जब बहुत लंबी फास्टिंग हो जाती है तो हमारे दिमाग में अल्फ़ा ग्लूकोज की डिफिशियंसी होने लगती है। दैट में ऑल्सो कॉज अ ट्रिगर फैक्टर स्पेशली फॉर द फीमेल्स। फीमेल्स के केस में मैंने देखा है कि वो वर्क के चक्कर में या फिर बच्चों की केयर या फिर फैमिली के लिए वो उनकी जो मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट होती है वो बहुत देर तक होती है। कई लोगों को मैंने 10 बजे देखा, 11 बजे तक वो लोग फूड कंज्यूम करते हैं। ये लंबी जो फास्टिंग होती है वो ट्रिगर करती है। कई लोगों में मैंने ये भी देखा है कि वो फास्टिंग रखते हैं, सोमवार को भी फास्ट रखेंगे, मंगलवार को भी करेंगे, बृहस्पति। ये जो प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है लंबी लंबी, और ये दिमाग में रहता है कि हम नहीं कुछ खाएंगे, दिस में ऑल्सो कॉज है प्रेसिपिटेशन फॉर माइग्रेन एपिसोड। अब बात करते हैं माइग्रेन के सिम्टम्स के बारे में। मोस्टली ये वन साइडेड हेडेक होता है, आइदर राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में। कई बार ये ऑसिपिटल रीजन से भी स्टार्ट होता है, इसका एक्सटेंशन भी होता है। कई बार ये लेफ़्ट साइड से एक्सटेंड होकर फोरहेड तक आता है, चाहे पीछे तक चला जाता है। कई केसेस में इसके पेन की इंटेंसिटी भी अलग अलग होती है, जैसे किसी को थ्रॉबिंग पेन होते हैं, किसी को पल्सेटिंग पेन होते हैं, किसी को स्टिचिंग पेन होते हैं। कई केसेस में ये एसोसिएटेड विद गैस्ट्रिक सिम्टम भी होता है, जैसे नाउजिया के साथ होना, कई बार वोमिटिंग के साथ होना। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि माइग्रेन का पेन जब प्रेसिपिटेट करता है तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाता है, और ऐसे कंडीशन में उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे हाइपोथैलेमस में जो वोमिटिंग का सेंटर होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि एसिडिटी को सेटल करने के लिए। और जैसे ही वोमिटिंग हो जाती है वैसे ही सर के दर्द में आराम मिल जाता है। तो ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि माइग्रेन के मरीजों में पाए जाते हैं। प्रोमिनेंट सिम्टम आते हैं माइग्रेन में, इसको प्रोम फेज़ कहते हैं, यानी कि फुल ऑफ द साइन ऑफ सिम्टम। जबकि जो पहले के फेजेस होते हैं जिसमें मिनिमम सिम्टम यानी कि धीरे धीरे स्टार्ट होते तो प्रीनोम कहा जाता है,
और इसके अलावा एक और चीज़ जानने की ज़रूरत होती है कि माइग्रेन के 2 टाइप होते हैं। इसमें एक टाइम के जो माइग्रेन होते हैं उसमें विथ ऑरा आता है, यानी कि आपको कुछ विजुअल सिम्टम्स आने लगते हैं, कुछ ब्लड विज़न होता है, यानी कि आपको मालूम चल जाता है कि अब मुझे माइग्रेन का एपिसोड प्रेसिपिटेट करने वाला है, होने वाला है। लेकिन सेकेंड टाइम आप माइग्रेन में सडनली पेन सूट करता है और उसमें ऑरा का फेज़ नहीं होता, यानी कि आपको नहीं मालूम चलता है कि आपको माइग्रेन का पेन शुरू होने वाला है, और वो इनिशियली ट्रिगर करता है, तेज़ी से ट्रिगर करता है और तेज़ी से सेटल हो जाता है। माइग्रेन का जो पेन होता है वो एपिसोडिक होता है, पैरोक्सिस्मल होता है, यानी कि यदि वो शुरू हुआ तो 4 आवर से लेकर 72 आवर तक वो अपने पीक पे जाएगा, सीवियर पेन होगा और आफ्टर दिन धीरे धीरे वो सबसाइड हो जाता है विथ मेडिकेशन, और कई बार विदाउट मेडिकेशन भी ये सेटल हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ दिनों तक ये कंडीशन नॉर्मल बनी रहेगी, यानी मरीज एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, उसको कोई सर दर्द नहीं होगा। लेकिन लेटर ऑन फिर ट्रिगर फैक्टर यदि कोई रोल प्ले करता है, देन अगेन इट विल बी केम बैक। मैंने अपने ढेर सारे मरीजों में देखा है कि इन्वेस्टिगेशन का इसमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट रोल नहीं है। सीटी भी मैंने करवाई और एमआरआई भी करवाई। ऐसे केसेस में कहीं 1% केसेस में कोई पैथोलॉजिकल कॉज आता है, अदरवाइज कहीं कोई ब्रेन ट्यूमर हो, कोई सिस्ट हो। अदरवाइज द केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी फाइंडिंग नहीं होती है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूजन नहीं निकलता है कि इस वजह से ये हेडेक या माइग्रेन हो रहा होगा। मेन इन्वेस्टिगेशन जो माइग्रेन के पेशेंट में करवाए जाते हैं वो सीटी हेड और एमआरआई होता है, और इन दोनों में मोस्टली कोई फाइंडिंग नहीं मिलती, मोस्टली फाइंडिंग नहीं मिलती है। ट्रीटमेंट की यदि बात करें तो आपके पास चॉइस है, आइदर यू कैन अडॉप्ट फॉर एलोपैथिक ट्रीटमेंट, आइदर अल्टरनेटिव मोड ऑफ मेडिसिन जस्ट लाइक होम्योपैथी। एलोपैथी में आपको पेन किलर पे रखा जाता है और जो प्रोडोम फेज मैंने बताया उसके अकॉर्डिंगली दवा दी जाती है, और वो जस्ट लाइक माइग्रेनिल एंड सो मैनी पेन किलर्स अवेलेबल इन द मार्केट, आप उसे ले सकते हैं, जिसकी वजह से वो पेन तो सबसाइड हो जाता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपका एपिसोड्स तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसके जो पैरोक्सिस्म होते हैं वो नहीं जाते हैं, इट विल केम बैक अगेन। यहाँ तक कि जो ट्रिगर फैक्टर हैं यदि उनको भी आप अवॉइड कर लें तो भी वो कम्प्लीटली नहीं जाते हैं। दैट्स मीन कि एलोपैथी इज़ नॉट अ प्रॉपर सोल्यूशन फॉर अ माइग्रेन पेशेंट। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जब भी हम किसी माइग्रेन के मरीज़ का इलाज करते हैं तो उसके लिए हमें एक बेस्ट टोटलिटी बेस्ड के से मिनिमम दवा खोजनी पड़ती है। दैट्स मीन मुझे उसके जितने भी माइग्रेन के सिम्टम हैं वो लेने पड़ेंगे। सपोज दैट एक आदमी को लेफ़्ट टेम्पोरल रीजन से पेन शुरू होता है और वो सेटल होकर फोरहेड पे आता है, मेरी दवा अलग होगी। टेम्पोरल राइट टेम्पोरल रीजन से पेन शुरू होता है, ऑसिपिट में जाके सेटल होता है, मेडिसिन अलग होगी। राइट टेम्पोरल रीजन में पेन शुरू होता है और उस पेन का टाइप थ्रॉबिंग है, मेडिसिन इज़ अ डिफरेंट वन। पल्सेटिंग है, मेडिसिन इज़ द डिफरेंट वन। यानी कि एक एक सिम्टम पे यहाँ मेडिसिन चेंज होती है। सो यदि आप एक होम्योपैथिक कंसल्टेशन में हैं और आप चाहते हैं कि आपका माइग्रेन हमेशा के लिए ठीक हो जाए, तो ज़रूरी है हमारे लिए 4 चीज़ों का जानना। पहली बात, आपके माइग्रेन का पेन कब शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, उसका टाइप क्या है, उसका ट्रिगर फैक्टर क्या रहता है, किस कंडीशन में उसमें आराम मिलता है। दैट्स मीन हमारे टर्म वो मॉडलिटी होती है जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। सो ईच एंड एवरी मॉडलिटी के अकॉर्डिंगली मेडिसिन चेंज हो जाती है। ये तो केवल माइग्रेन का पार्ट हुआ ना। दूसरे जो हमें सिम्टम्स की ज़रूरत होती है उसके जनरल सिम्टम की ज़रूरत होती है, यानी कि मरीज की पसंद क्या है खाने में, वेदर कौन से इफ़ेक्ट करते हैं, जनरल कंडीशन उसकी क्या है, तो ये सारी, उसकी थ्रस्ट कैसी है, उसकी एपेटाइट कैसी है, ये सारी चीज़ें हमारे जनरल सिम्टम्स में आ जाती हैं। फिर बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स की। हर पर्सन के सोचने और समझने का तरीका अलग अलग होता है। मेंटल सिम्टम्स में जैसे वो आदमी या वो औरत इमोशनल तो नहीं है, उसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो कि काफ़ी दिनों से उसे परेशान कर रहा है, या फिर ऐसी कोई, जैसे सपोज दैट एक स्टूडेंट ही है, यदि वो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई कर रही है, काफ़ी ब्रिलियंट स्कॉलर रही है और उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, दैट मे बी ऑल्सो अ प्रिसिपिटेटिंग कॉज फॉर अ माइग्रेन। तो ऐसे ढेर सारे, ये हो गया 3rd नंबर पे। और 4th नंबर जो हमारे लिए आता है वो कंकमिटेंट्स होते हैं।
तो यानी कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो होती है खास करके माइग्रेन के पेशेंट में वो 4 लेग स्टूल की होती है। जब तक इसके बारे में कंप्लीट क्वेरी नहीं की जाएगी और मरीज अपने सारे सिम्टम्स नहीं बताता है तब तक हम उसको बेस्ट मिनिमम होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। बाकी होम्योपैथिक प्रैक्टिस जो होती है जिसमें आपको पेटेंट और बाकी सब दिए जाते हैं उसमें कॉमन दवाइयाँ दे दी जाती हैं, आपको सिम्टोमेटिकली आराम तो मिल जाता है। जो पेटेंट की होम्योपैथिक प्रैक्टिस होती है वो जस्ट लाइक द प्रैक्टिस ऑफ एलोपैथी, यानी कि होम्योपैथिक मेडिसिन का एलोपैथिक तरीके से प्रैक्टिस जो होती है वो पेटेंट की प्रैक्टिस होती है। इससे आपको आराम तो मिल जाएगा, लेकिन आप समझें कि माइग्रेन का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाए, इट्स नेवर पॉसिबल। हम जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं कि ये हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो मैंने 4 तरीके बताए जिस पे हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का सिस्टम बेस्ड होता है, जिसके आधार पे हम टोटलिटी बेस पे बेस्ट मिनिमम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं और हम वो दवा प्रिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे जैसे उसमें चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन की पोटेंसी और नेक्स्ट मेडिसिन सेलेक्ट होती जाती। स्टेप बाय स्टेप ये माइग्रेन का पेन हमेशा के लिए चला जाता है विथ स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन। जैसे हमने किसी को बोला आपको खाली पेट नहीं रहना है, दवा कितनी भी अच्छी दे दें, यदि आदमी खाली पेट रहेगा कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने किसी से बोला स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, आज की डेट में हर आदमी वर्किंग है, सबके पास स्ट्रेस है, तो क्या स्ट्रेस फ्री लाइफ हो सकती है? स्ट्रेस को कैसे आप रिड्यूस करेंगे उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं। तो जो भी कॉजेज़ हैं यदि जब तक आप उसको कम्प्लीटली रूल आउट नहीं करते हैं तब तक उस माइग्रेन को ठीक नहीं किया जा सकता है। एलिमेंट्स में या कॉज में सपोज दैट, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक लेडी मेरे पास आई, काफ़ी दिनों से वो मेरे ट्रीटमेंट में रही, मैंने ढेर सारी उसको दवाई दी थी, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा। 3 महीने बाद जब मैंने दोबारा उसकी केस हिस्ट्री ली तो मुझे मालूम चला कि उसके माइग्रेन का एपिसोड तब शुरू हुआ जब उसके हस्बैंड की डेथ हुई। तो ये एलिमेंट जो था डेथ ऑफ द लव्ड वन या डेथ ऑफ द हस्बैंड, और हमारी रिपोर्टरी उसमें कुछ अलग दवा बताती है। तो यदि आप एलिमेंट ट्रैक कर लेते हैं तो होम्योपैथी में ट्रीटमेंट आसान हो जाता है और बीमारी के ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द टोटलिटी बेस्ड ऑफ मेडिसिन सिस्टम। प्रिकॉशंस की मैं बात बताऊँ, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कॉजेज़ में ट्रिगर फैक्टर में वो अल्कोहल का इंटेक भी हो सकता है, स्मोकिंग भी हो सकती है, कुछ मेडिसिन भी हो सकती हैं, इमोशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है, यदि वो धूप में जाने पर ट्रिगर कर जा रहा है, या फिर किसी ने बताया कि सर जब सन एक्सपोजर होता है, गर्मियों के दिन आते हैं तो मेरा माइग्रेन का पेन प्रेसिपिटेट करता है, तो गर्मियों का सीज़न आना तो बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से हम तब तक बच सकते हैं जब तक हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन उस आदमी के एपिसोड्स और माइग्रेन को काफ़ी हद तक ठीक ना कर ले। वो आदमी वर्क करेगा, टोपी पहन के वर्क करेगा, डायरेक्ट एक्सपोजर से थोड़ा सा बचेगा। जब वो ठीक हो जाएगा तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो इतना उसे परेशान नहीं करेंगे, यानी कि हम उसे अपनी होम्योपैथिक दवाइयों से कैपेबल बना देंगे कि ये जो एलिमेंट या एक्सपोजर से उसको प्रेसिपिटेट हो रहा है वो प्रेसिपिटेशन सॉल्व हो जाए। होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम एक सेफर साइड की ड्रग्स है जिसमें आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसमें कोई ऐसी दवा नहीं है जिसको देने के बाद से आपके जीआईटी डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाए, आपको साइकोलॉजिकल प्रेडिस्पोजिशन होने लगे, चाहे बाकी ढेर सारी कोई ऑर्गन अफेक्टेड हो, आपका लीवर डैमेज हो जाए, किडनी डैमेज हो जाए। हमारे पास कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो आपको एडवर्स इफेक्ट दे या साइड इफेक्ट दे। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसको लेके आप अपने माइग्रेन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया, ट्रिगर फैक्टर के अलावा वो कौन सी चीज़ है जिससे आप अपने मेंटल कंडीशन को स्टेबल करेंगे, स्ट्रेस से बचेंगे। यदि हम किसी को इलाज देते हैं 80% वो ठीक हो जाता है, 20% दिक्कतें तब तक नहीं सही होती हैं जब तक कि वो अपनी लाइफस्टाइल नहीं सही करता है, जब तक कि वो अपने खाने पीने का तरीका नहीं सही करता है, जब तक कि वो अपने आप को थोड़े मेडिटेशन पे नहीं डालता है, और जब तक कि वो योगा की कुछ मुद्राएं नहीं करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको हमेशा के लिए ठीक करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। योगा के बारे में हम आपको 3 मुद्राएं बेसिक बताएंगे विथ हमारे मेडिकेशन के साथ, जिसको आप करिए तो श्योरली आपको काफ़ी आराम मिलेगा। शिशु आसन, पद्मासन और श्वासासन, ये 3 मुद्राएं यदि आप करते रहिए तो नो डाउट जो 20% रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी और विथ हेल्प ऑफ दीज थिंग्स यदि आप अप्लाई करते हैं तो नो डाउट आप माइग्रेन से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। जब भी हम YouTube के किसी इतने बड़े चैनल पे, चाहे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एक किसी पर्टिकुलर बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं
तो ज़रूर हम ऐसी 2 कॉमन दवाइयाँ आपको ज़रूर बता सकते हैं जिससे लेने के बाद से आपके माइग्रेन के पेन को काफ़ी हद तक रोका जा सके। लेकिन ये जनरल दवाइयाँ हैं, ये आपको आराम तो दे देंगी, कंप्लीटली ठीक करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। जो 2 दवाइयाँ मैं बताना चाहूँगा उसमें फर्स्ट नंबर पे जो दवा है वो आयरिस versicolor है। आयरिस versicolor क्यू में पावर में ले लीजिए, आप मदर नेचर में ले लीजिए और इसकी 20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में सवेरे शाम आप लेते रहिए, तो आप देखेंगे कि जो माइग्रेन के एपिसोड्स हैं, चाहे जो प्रेसिपिटेशन है, वो काफ़ी हद तक लिमिटेड हो जाता है। दूसरे नंबर पे जो मैं दवा बताना चाहूँगा वो नेट्रम म्यूस 6X में है। नेट्रम म्यूस 6X इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लोअर पोटेंसी में हमें बहुत सी चीज़ें कंसिडर नहीं करनी पड़ेंगी। यानी कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की बात करते हैं तो उसमें हम हायर पोटेंसी चूज़ करेंगे, क्योंकि हम डैम श्योर हैं कि दिस इज़ द मेडिसिन फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन लोअर पोटेंसी आप किसी को भी दे सकते हैं, इसीलिए मैं मोस्टली अपने वीडियोज़ में लोअर पोटेंसी सजेस्ट करता हूं, क्योंकि उसको लेने के बाद कोई हैज़ार्ड नहीं है, आपको बहुत आराम नहीं मिलेगा लेकिन आराम मिल जाएगा। तो नेट्रम म्यूस 6X की 4 गोलियां आप दिन में 3 बार यदि गुनगुने पानी में खाना खाने के बाद लेते रहें तो ये आपको काफ़ी हद तक माइग्रेन के एपिसोड के प्रेसिपिटेशन को बचाएंगी। माइग्रेन के जिन मरीजों को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं उनमें मैं यही बोलता हूँ, उसके ठीक होने की उसकी प्रोग्नोसिस को जानने का एक तरीका होता है या फिर प्रोसीड करने का एक तरीका होता है। सपोज दैट यदि किसी पेशेंट को हर 15 दिन पे माइग्रेन के एपिसोड्स परेशान कर रहे हैं और पेन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंटेंस है और वो 3 से 4 दिन तक बनी रहती है, हमारे ट्रीटमेंट के बाद से वो मरीज़ की जो इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कि पेन बेरेबल होने लगता है। जो 3 दिन 4 दिन तक चलने वाला दर्द होता है वो धीरे धीरे करके 1 दिन तक आ जाता है या कई बार कुछ आवर्स तक आ जाता है। और जो एपिसोड्स 15 डेज़ में एक बार होते हैं वो धीरे धीरे करके 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल या कई बार उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। मुझे महसूस होता है कि किसी भी मरीज़ का ट्रीटमेंट तब बंद कर देना चाहिए, ख़ास करके होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में, जब 6 महीने तक उसको वो माइग्रेन के एपिसोड दोबारा रिलैप्स ना हो। यानी कि यदि किसी का ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उसके माइग्रेन के पेन 6 महीने के अंदर दोबारा रिवर्ट बैक होकर नहीं आ रहे हैं, तो दैट्स मीन कि अब उसकी मेडिसिन बंद करने का टाइम आ गया। कभी फ्यूचर में यदि वो प्रेसिपिटेट होगा तो नॉमिनल मेडिसिन से ही वो ठीक हो जाएगा, उसको प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट होता है माइग्रेन के लिए। माइग्रेन के पेन के बारे में लोग बोलते हैं लंबा टाइम लगता है भाई सही होने में, जबकि ऐसा नहीं होता है। यदि दवाइयाँ सही हों तो जल्दी ठीक हो जाती है। पता नहीं क्यों लोग हाई पावर की दवा यूज़ करने से डरते हैं। मरीज़ बेचारा परेशान है तो हाई पावर की दवा यूज़ करनी चाहिए। हमारे बगल में रागिनी जी बैठी हुई हैं और ग्लोनाइन टेनम दिया था मैंने, मुश्किल समय लग रहा है 1 हफ्ते या 10 दिन में आराम मिल गया था। 10 दिन के अंदर उनका माइग्रेन का दर्द जो ख़त्म हुआ फिर दोबारा नहीं आया। ठीक है, और उसके अलावा ढेर सारी दवाई भी आप खा चुकी थी। ठीक है, उस समय की जो दिक्कत है उसके बारे में एक बार बता दीजिए। जब आप आई थी तो क्या दिक्कत हो रही थी आपको? बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। सर में कहाँ से दर्द हो रहा था और कहाँ तक जा रहा था? यहाँ से लगा है पूरा यहाँ तक। ठीक, और दर्द लगातार वाला था कि रह रह के हो रहा था? नहीं, ये रुक रुक के हो रहा था। ठीक है, और वो दर्द कितने दिनों से हो रहा था जब आप मेरे पास आई थी? ये 2-3 साल से हो रहा था। 2-3 साल से हो रहा था। अच्छा, उस दौरान जब दर्द भयंकर होता था तो उल्टी भी होती थी? नहीं, उल्टी नहीं हो रहा था, जैसे लग रहा सर फट जाएगा। सर फट जाएगा। 2 साल का दर्द ये 10 दिन की दवा में ठीक हो जाए। हाँ, नो डाउट अभी भी दवाइयों पे मैंने रखा। अब इस बार करीब 2 महीने के इलाज के बाद से अब मैंने इनकी माइग्रेन की जो दवाइयाँ थी उसको टैपर डाउन करना शुरू कर दिया है। अब जो खास करके इनको, अच्छा, इनका जो हेडेक था वो यूट्राइन ओरिजिन का था। अब ये बात एलोपैथिक डॉक्टरों को तो समझ में नहीं आएगी, तो यूट्राइन ओरिजिन की वजह से सीमेसिफ्यूगा दी गई थी, बाद में फॉलोअप किया गया था, वो ठीक हो गया। थैंक यू, बनाए रखिए फेथ होम्योपैथी, इतना जल्दी ठीक होता है। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें। इस वीडियो को बाकी लोगों को शेयर करें यदि आपको अच्छा लगा हो, और यदि आपको लगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन इससे सफ़र करे तो ज़रूर उसे फॉरवर्ड करें। निरामया होम्योपैथी की तरफ से मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता रहूँगा जैसा कि मैंने इनिशियली बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।